नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास की तीसरी पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित है। इसमें पहला चैप्टर जो है, इसका तीसरा वीडियो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बंगाल में जमींदारों की स्थिति या बंगाल में जमींदारी सिस्टम या पूरे भारत की जो जमींदारी सिस्टम है, चाहे महालवाड़ी हो, रैयतवाड़ी हो, स्थायी बंदोबस्त हो, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा कैसे झारखंड के आसपास के इलाकों में पहाड़िया और संथाल लोगों के बीच विवाद हुआ, फिर संथाल उनकी भूमि में आगे घुसते गए, फिर संथालों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। तो वो सारी जानकारियां हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम एक और विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से यदि हम बात करें तो, और 12th के लिए तो है ही। देहात में विद्रोह बम्बई और दक्कन के इलाके में। दक्कन के पठार का मैंने नक्शे में पिछली बार भी आपको दिखाया था, एक बार आप फिर देख सकते हैं। उस समय के यदि हम बम्बई की बात करें तो बम्बई ब्रिटिश भारत में एक प्रांत था, और भारत के आज़ाद होने के बाद में भी बम्बई एक राज्य है। और बम्बई राज्य को 1960 में 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक राज्य बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। तो हम दक्कन के पठारी इलाके की बात कर रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के आसपास के इलाके की, जहां पर 1860 के दशक में जब कपास की खेती में उछाल आया था, क्यों आया था, उसमें फिर गिरावट क्यों हुई, उसके कारण उनको कर्ज मिलना क्यों मुश्किल हो गया, इन सब बातों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल में या जीएस के पेपर में मेंस में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ जरूरी फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे फैक्ट के लिए ज़्यादा ये वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें जो बात है वो समझने की है, और डिस्क्रिप्टिव आंसर देने के लिए, या जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकल हैं, या फिर जो बहुत सा ज़्यादा डीप क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो ये समझने का है, रटने का बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूं। यदि आपके पास समय है तो आप देखिए। आप 2-5 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको ऐसा यहां पर नहीं मिलेगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। देहात में विद्रोह। देहात का मतलब है ग्रामीण इलाका। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। ये हमने पढ़ा कि औपनिवेशिक बंगाल, जब प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है 1764। 1765 में बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के पास में आ जाती है। उसके बाद में वो भू राजस्व व्यवस्था के प्रयोग करते हैं उसके अंदर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत में 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, फिर 10 वर्ष के लिए, और फिर उन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त कर दिया। तो उससे संबंधित सारी बातें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में पिछले वीडियो में हमने राजमहल की पहाड़ियों के आसपास पहाड़िया लोग और कैसे उनके इलाकों में फिर संथाल लोग आए और उनके लिए एक एरिया निश्चित कर दिया गया, जिसको हमने पढ़ा भी था कि ये दामन कुह है, यानी कि जो पहाड़ का दामन है, इस प्रकार की एक भूमि का नाम दिया गया, जो कि संथाल लोगों के लिए सुरक्षित की गई। और फिर संथालों के इलाकों पर भी धीरे धीरे जब जमींदारों के और साहूकारों के कब्जे होने लगे और उनको लगने लगा कि उनकी ज़मीनें हाथों से जा रही हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो हमने उस संथाल विद्रोह के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें। पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र आप देखेंगे तो पश्चिम भारत में आता है लगभग, और परवर्ती अवधि यानी उसके बाद की अवधि, जो संथाल वाला विद्रोह था वह पहले है। अभी हम 1875 के आसपास की बातें करेंगे, और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था, यानी दक्कन के पठारी इलाके में जहां पर बम्बई है, बम्बई राज्य की बात कर रहे हैं, बम्बई प्रांत की बात कर रहे हैं उस समय के, वहां के ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा था, लोग किस प्रकार से खेती कर रहे थे, उनकी समस्याएं क्या क्या थी, और जो नई नई भू राजस्व व्यवस्थाएं आ रही थी उनसे उनकी जिंदगी में क्या दिक्कतें पेश आ रही थी, कैसे उनकी गुजर बसर हो रही थी, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहां के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोन्माद दिखाते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में फ्यूरी शब्द का इस्तेमाल होता है प्रकोपोन्माद के लिए, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, पागलपन भरा गुस्सा, इस प्रकार का। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनसे गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं, उनके गुस्से की परतें, तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं, जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। यानी हम उन कारणों को जानने का प्रयास करें कि उन्होंने विद्रोह क्यों किया, उनको क्यों इतना गुस्सा आया, तो हम ये सारी बातें समझ जाएंगे। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते,
बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सकें और शांति की स्थापना हो सके। यानी जब वो विद्रोह करेंगे लोग, तो जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं वो उसको दबाने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसको दबाने के बाद वो ये भी जानने का प्रयास करते थे, और आज भी ऐसी कहीं स्थिति आती है तो करते हैं। शासन व्यवस्था, जो सरकारें हैं, वो कोशिश करती हैं कि उन कारणों को जानने का प्रयास करें कि ये विद्रोह क्यों हुआ, और भविष्य में नीतियां ऐसी बनाई जाएं कि ऐसे विद्रोहों की संभावना न रहे। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सके। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। तो दक्कन का जो विद्रोह है वो मूल रूप से साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के खिलाफ है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। उस दिन सूपा में, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लेखा भैया जला दी गई ये टॉपिक पढ़ते हैं। ये आंदोलन कहाँ हुआ? पूना, आधुनिक नाम है पुणे, महाराष्ट्र में है। ये जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र मंडी था, जहां पर आसपास के व्यापारी हैं और जो साहूकार हैं वो रहते थे, और किसान वगैरह वहां पर लाकर अपना अनाज बेचा करते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत इकट्ठे हो गए। रैयत का मतलब किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋणबंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर्ज ले रखे थे और वो कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं हो रहे थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों पर उनके अंगूठे और हस्ताक्षर करवा लिए थे कि वो उनका ऋण वो चुका भी नहीं पा रहे थे। उनकी ज़मीनें उनके नाम होती जा रही थी और उन पर उनका जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा था। तो किसानों ने इकट्ठा होकर साहूकारों से मांग की कि जो हमारे बॉन्ड हैं, जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हमारे करारनामे हैं, जिनके माध्यम से ऋण लेकर आपने हमसे अंगूठे टिकवाए थे, वो सब चीज़ें हमें वापस कर दो, नहीं हम आप पर हमला करेंगे। और हमला बोल भी दिया उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, यानी जिनमें हिसाब लिखा हुआ था कि किन किसानों को कितना दिया गया है, कितना उनका बकाया है, वो जो लिखा हुआ था वो सारे बही खाते उन्होंने जला दिए। अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया, ये भी महाराष्ट्र में है। फिर अगले 2 महीनों में यहां और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया, यानी बड़े स्तर पर विद्रोह हो गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋणबंध नष्ट कर दिए गए। जहां पर ब्याज से संबंधित शर्तें वगैरह उनकी जिस पत्र पर, जिस लेटर पर या जिस कागज पर लिखी हुई थी, वो उन्होंने जला दिए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 के गदर का दृश्य आ गया, क्योंकि 1875 की बात है और इससे लगभग 18 साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी। तो उनके सामने वो दृश्य आ गया और उनको लगा कि ये जो विद्रोह है वो कहीं पूरे भारत में या कहीं ज़्यादा बड़े इलाके में न फैल जाए। यह अध्याय 11 में आएगा, तब हम पढ़ेंगे, यानी इससे अगला चैप्टर, ये 10वां चैप्टर है। हालांकि इस बुक का ये पहला चैप्टर है, लेकिन वैसे ओवरऑल 12th की हिस्ट्री की बुक्स की बात करें तो 10वां चैप्टर है। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। यानी जो शहरी इलाके हैं उनमें तो विद्रोह पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर विद्रोह को काबू करने में काफी सारा समय लग गया। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे? यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहां औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है? आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। उसके बारे में यहाँ पर अब विस्तार से चर्चा होगी। और यदि आपने पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरा उसका सेपरेट वीडियो भी है, और इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं। वो जानकारियाँ हर जो वीडियो है वो दूसरे वीडियो से कनेक्टेड है। तो चैप्टर आप पढ़ें एनसीईआरटी की बुक का तो पहले वीडियो से शुरुआत करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये पीछे जो छूट गया, एक उस दिन सूपा में क्या हुआ इसके बारे में जानकारी है। 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अभी भी देखे जा सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इन सामानों को जलाया
उसके अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 का चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई है। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सरकारी रिपोर्ट है कि 25,000 के करीब नुकसान हुआ है। साहूकार दावा कर रहे हैं कि 1 लाख का नुकसान हुआ है। ये दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग में ये रिपोर्ट दर्ज है। दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट सबमिट की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को यह पत्र लिखा था, जो कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है। वहां से इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है, साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट रैयत और साहूकार शीर्षक नाम से निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी। तो नेटिव ओपिनियन का जिक्र कम आता है अखबार का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अखबार है। तो नेटिव ओपिनियन की स्थापना 1864 में की गई और इसकी स्थापना करने वाले थे वी.एन. मांडलिक। वी.एन. मांडलिक, और इनका पूरा नाम भी आप सुनी लीजिए, याद भी रह जाएगा आपको, विश्वनाथ नारायण मांडलिक। 1864 में इन्होंने नेटिव ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना की थी। तो नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में एक खबर छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। यानी जो वहां के लोकल समाचार पत्र थे, मराठी भाषा वगैरह थे, उनमें भी उनको दर्ज किया गया। उसका अनुवाद प्रस्तुत है। वे सर्वप्रथम अपने गांवों की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यानी जिनसे उन्होंने, जिन साहूकारों से, महाजनों से किसानों ने कर्ज लिया है, वो उनके घरों पर जाते हैं और कहते हैं कि जो कर्ज के कागजात हैं वो हमें दे दीजिए, हम जलाएंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो वो उनके घरों पर हमला कर लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं। यानी जो उन्होंने जासूस छोड़ रखे हैं, जो गांव की सीमा पर लोग तैनात कर रखे हैं कि कोई पुलिस अधिकारी आए तो पहले से सूचना दे देना, हम यहां से भाग जाएंगे। और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं, यानी इधर उधर भाग जाते हैं। तो ये अब इसमें बाईं तरफ क्या दिया गया है कि लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा या शब्दावली से अक्सर उसके पूर्वाग्रहों का पता चल जाता है कि वो बायस्ड है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी उसकी मानसिकता में पहले उसने सोच रखा है। स्रोत 7 को सावधानी पूर्वक पढ़िए, यही था स्रोत 7, और उन शब्दों को छांटिए जिनसे लेखक के पूर्वाग्रहों का पता चलता है। चर्चा कीजिए कि उस इलाके का रैयत उसी स्थिति का किन शब्दों में वर्णन करता होगा। यानी लेखक यहाँ पर भाषा प्रयोग कर रहा है, उससे उसके पूर्वाग्रह का क्या पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर वो उनके लिए अपराधी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो किसान साहूकारों से जो कर्ज से संबंधित बॉन्ड और जो अनेक पत्र उनके जो लेखा भैया हैं वो मांगकर उनको जलाते हैं, तो वो उनको अपराधी लिख रहा है और उनके द्वारा नियुक्त जो लोग हैं उनको गुप्तचर लिख रहा है। यानी वो एक प्रकार से उनको गुंडे टाइप सिद्ध करना चाह रहा है यहाँ पर अपराधी शब्द लिख के। यदि रैयत, कोई किसान इस व्यवस्था के बारे में और इस स्थिति के बारे में लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा? वो ये लिखेगा कि भाई इन लोगों ने हमें लूट लिया है और हम परेशान हो चुके हैं कर्ज से और इस कर्ज को चुका पाने की हम स्थिति में नहीं है, इन्होंने हमारा खून चूस लिया है और हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की यदि आप बातें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस प्रकार की रिपोर्ट यदि आप पढ़ें कि उनको अपराधी की तरह दिखाया जाए तो एक दूसरी राय कायम होती है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं इसको पढ़ने के। अब आगे बढ़ते हैं। एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहां भी राजस्व की नई प्रणालियां लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। अब इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। बंगाल में लागू किया गया। एक तो बंगाल का मतलब उस आज की यदि आप बात करेंगे तो बंगाल भी है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है और बांग्लादेश भी है। ये सारे उसी के इलाके थे। इसके अलावा असम के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया, उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर में भी लागू किया गया और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। जैसे मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में, इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में बताया था कि शुरुआती दौर में काफी कठिनाई हुई क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए वो स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया कि हमेशा यही लगान की दरें रहेंगी। तो शुरुआत में उन्होंने काफी ऊंची दर रखी ताकि भविष्य में आने वाले जो नुकसान को मतलब पहले ही कवर किया जा सके कि बाद में अगर उनकी खेतियों के क्षेत्र बढ़ता है या उनकी आमदनी बढ़ती है तो
हम बढ़ा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हमने हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया है स्थायी बंदोबस्त में, तो पहले से ही रेट ज़्यादा, उन्होंने लगान की दरें ज़्यादा निर्धारित की। तो बाद में जब अनाज की कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये जो नीति है भू राजस्व की, स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी, ये हमारे लिए घाटे का सौदा है, हमें कोई दूसरी नीति अपनानी चाहिए। तो उन्होंने मद्रास के इलाके में, महाराष्ट्र के इलाके में एक दूसरी प्रणाली, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रैयतवाड़ी के बारे में बताया था कि मद्रास, बंबई, हालांकि पूर्वी बंगाल के कुछ इलाकों में, असम के कुछ इलाकों में, कुर्ग वगैरह में भी ये लागू की गई थी, जिसके जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इसके बारे में ऐसा कि मैं बता रहा हूं, आप पहला वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा विस्तार से पता चल पाएगा। तो उन्होंने 30 वर्ष के लिए लगान की समीक्षा का निर्धारण किया कि 30 वर्ष के लिए लगान लिया जाएगा, लगान की दर निर्धारित की जाएगी, 30 वर्ष के बाद में दोबारा समीक्षा करके नई रेट निर्धारित की जाएंगी। तो इसकी शुरुआत वैसे तो 1792 में बारामहल जिले से होती है। मद्रास के बारामहल में सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम शुरुआत होता है। फिर उसके बाद में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना 1820 में, तो मद्रास से शुरुआत होती है, बारामहल से। 1820 में जब मुनरो गवर्नर बनता है तो फिर वो पूरे मद्रास में इसको लागू कर देता है। 1825 के आसपास ये पूरे महाराष्ट्र के इलाके में भी, बंबई प्रेसिडेंसी में जो बंबई प्रांत है वहां पर भी लागू कर देते हैं। और इसमें खास योगदान रहता है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो कि उस समय महाराष्ट्र के, बंबई के गवर्नर हैं, सॉरी महाराष्ट्र उस समय नाम था ही नहीं, बंबई के गवर्नर हैं। और ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर ये राजस्व प्रणाली लागू की गई, भू राजस्व की ये प्रणाली, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। चूंकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार को इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब खेती से जो फसलें, जो अनाज वगैरह, जो अन्य प्रकार की व्यापारिक फसलें जो किसान बोते थे, उनकी कीमतें बढ़ी तो उनका फायदा जमींदारों को या किसानों को ही हुआ। किसानों को कम हुआ, जमींदारों को ज्यादा हुआ वैसे, लेकिन किसानों को भी उसका कुछ फायदा धीरे धीरे हुआ। लेकिन अंग्रेजों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने लगान की दरें हमेशा के लिए, स्थायी बंदोबस्त, हमेशा के लिए लगान की दरें उन्होंने निर्धारित की थी इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत। तो उन्होंने सोचा कि दूसरे इलाकों में इसकी बजाय दूसरी भू राजस्व प्रणाली हमें लानी चाहिए। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए, यानी नए प्रकार के राजस्व बंदोबस्त किए गए 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का मतलब आप समझेंगे 1801 से लेकर 1900 तक का समय। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारियां नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिससे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। यानी जिस प्रकार के आर्थिक विचार उन्होंने पढ़े हैं उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे आर्थिक नीतियां बनाने के बारे में सोचते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। यानी जब ये जो अभी औपनिवेशिक अधिकारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नए नए अधिकारी आ रहे हैं, उन्होंने ज़्यादातर ने जब कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी तो उन्होंने डेविड रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे, डेविड रिकार्डो के सिद्धांतों के अनुसार। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। किरायाजीवी का यहाँ मतलब भी दिया गया है कि ऐसे लोगों का द्योतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। जैसे बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, वो किराए पर जमीन देते हैं बटाई पर और उनसे होने वाली आय पर ही जीवित रहते हैं या उससे होने वाली आय पर अपना जीवन यापन करते हैं। खुद खेती बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहां जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि किसान को औसत लगान ही मिलनी, औसत आय होनी चाहिए उनकी, यानी औसत से ज़्यादा उनकी आय होगी तो वो मतलब खुद खेती नहीं करेंगे, खेती बटाई पर दे देंगे और उससे होने वाली आय पर निर्भर रहने लग जाएंगे। खेती में ज़्यादा निवेश नहीं करेंगे, नवाचार नहीं करेंगे। जबकि खेती से होने वाली जो अधिक आय है, यदि आय बढ़ती है तो उसका हक कंपनी के पास या जो भी सरकार चला रहा है उसके पास होना चाहिए। ये रिकार्डो का विचार है।
जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। रैयत के साथ तय करने का मतलब जैसे स्थायी बंदोबस्त में लगान की राशि जमींदार के साथ निर्धारित की जाती थी कि इतने गांवों का लगान ये जमींदार इकट्ठा करके देगा और इतना लगान तुम्हें देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट किसान के साथ कॉन्टेक्ट है कि किसान जिसके पास उसकी ज़मीन है उसको कितनी उपजाऊ है, सिंचाई होती है नहीं है, उसके आधार पर अनुमान लगाकर उसकी वार्षिक आय का अनुमान लगाकर और उससे टैक्स लिया जाएगा, भू राजस्व लिया जाएगा। यानी प्रत्येक किसान के साथ कॉन्टेक्ट है। और वो भू राजस्व की नीति जो स्थायी बंदोबस्त है या इस्तेमारी है उसमें जमींदार के साथ कॉन्टेक्ट था। रैयत का मतलब किसान, याद रखेंगे आप। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों को फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी, यानी हमेशा के लिए निर्धारित नहीं की गई 30 सालों के लिए कि एक राजस्व की एक मांग 30 साल के लिए निर्धारित कर दी कि एक किसान को बता दिया कि अगले 30 सालों तक तुम्हें इतना इतना टैक्स हर साल देना है और 30 साल के बाद में लगान की दरें दोबारा से निर्धारित की जाएंगी। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। राजस्व की मांग में किस प्रकार से परिवर्तन आया, कैसे बढ़ी कि घटी, किसानों को कर्ज क्यों लेना पड़ा, फिर उसके बाद में उनको कर्ज मिलना आसान हो गया, फिर कर्ज मिलना दोबारा मुश्किल हो गया। ये जो पूरा चक्र है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए, क्योंकि ये भी चिरस्थायी भले ही न हो लेकिन 30 वर्षों के लिए है। 30 वर्षों का समय वैसे काफी लंबा होता है और यहाँ भी उन्होंने यही कोशिश की कि शुरुआत में लगान की दरें बढ़ा कर ली जाए। तो शुरुआती वर्षों में किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि इतनी जी तोड़ मेहनत करके हम खेती करेंगे और उनमें से अधिकांश हिस्सा इनके पास चला जाएगा, तो उससे अच्छा उन्होंने दूसरे इलाकों में पलायन कर लिया, यानी वहां से चले गए। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज्यादा होती थी, यानी अनिश्चित वर्षा जहां पर होती थी, खासतौर पर समस्या और भी विकट थी, यानी ऐसे इलाकों में और भी ज्यादा दिक्कत थी किसानों के लिए भू राजस्व देने के लिए। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे, यानी वो अपना रिकॉर्ड ठीक रखना चाहते थे, अधिकारियों की नज़र में अच्छे बना रहना चाहते थे, तो वो किसानों से जबरदस्ती लगान वसूलने का प्रयास करते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लगभग 15 सालों तक कृषि कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी गिरावट ही हुई, बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इससे किसानों की आय कम हो गई और उनके लिए राजस्व देना बहुत मुश्किल होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया है, यानी जितने पशु थे उसमें से तीसरा हिस्सा 1/3 पशु मारे गए और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई, यानी आधे लोग अकाल के कारण, भूख के कारण मर गए। और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी, यानी हर साल उनकी जो बकाया राशि रह जाती थी वो अगले साल जुड़ जाती थी, तो उनकी बकाया राशियां बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि उनके पास चुकाने के लिए बहुत कम होता था। और अनाज की पैदावार भी बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि 2-3 साल तो अकाल ही हो गए और जब बारिश होती भी थी तो भी अनाज की कीमतें काफ़ी कम थी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियां कैसे की। ये सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से, जो ऋण देता है यानी जो उधार देता है, से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई, यानी जिससे उन्होंने कर्ज लिया था उन पर वो निर्भर हो गए, क्योंकि ब्याज की दरें इतनी थी कि किसानों के लिए चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। अब स्थिति यहां तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे, यानी फसल की बिजाई के लिए भी उनको कर्जे लेने पड़ते थे। उसके लिए जो संसाधन है वो भी खरीदने के लिए
पैसे लेने पड़ते थे, उनके पास बहुत कम पैसे हो गए थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं। यानी अंग्रेज अधिकारियों के पास भी ये रिपोर्ट थी कि किसानों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। पुनरुत्थान तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठने वाला था। यानी उनको भी लगा कि राजस्व की दरें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। यानी राजस्व की जो मांग है वो थोड़ी सी कम कर देगी किसानों के लिए। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें शनय शनय बढ़ती गई। यानी कृषि की कीमतें, जो उत्पाद हैं या अनाज हैं या और प्रकार की व्यापारिक फसलें हैं, उनकी कीमतें बढ़ती गई तो किसान को थोड़ा कुछ फायदा होने लगा। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे और इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। यानी जो ऐसे इलाके थे जो पशुचारण के लिए छोड़े गए थे या ऐसी भूमि थी जिन पर खेती नहीं होती थी, उन पर भी वो खेती करने लग गए। लेकिन किसानों को अपनी खेती को विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। अब दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है जिसके बारे में विवरण 3.4 जो नीचे वाला टॉपिक है इसमें है। इसमें क्या चित्र दिया गया है, देखिए कपास की कीमतें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए कपास की कीमतें यहां पर आप देखेंगे तो 1860 के बाद में देखिए कैसे बढ़नी शुरू होती है। 1860 ये 61, 62, 63, 64 ऐसे 1868 तक दिया गया है। अचानक से कपास की कीमतें देखिए, कपास में तेजी, ये देखिए यहाँ से बढ़ते बढ़ते कपास देखिए, और फिर 1864 के बाद में इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है। 1864-65 के आसपास कीमतें कपास की क्यों बढ़ी और कपास की कीमतों में गिरावट क्यों आई, ये भी अभी हम देखेंगे। कि देखिए 100 से लेकर 5 गुना कपास की कीमतें बढ़ जाती हैं। किसानों को इससे फायदा भी होता है, उनको ऋण भी जबरदस्ती ऋण ले लगते हैं कि ऋण लीजिए लेकिन कपास को उत्पादन कीजिए। ऐसी क्या जरूरत आ गई कपास की, और फिर उसमें ऐसी क्या बात आ गई कि गिरावट हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने लायक है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी आपको इसके अंदर ध्यान देना होगा। काफ़ी ईजी है, समझ जाएंगे आप, मैं आपको बता दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, आप समझ जाएंगे। फिर कपास में तेजी आई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। लंकाशायर इंग्लैंड का वो इलाका जहां पर सूती वस्त्रों के सबसे ज़्यादा निर्माण होता था, वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है वो। तो भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। भारत में मजदूरों की कीमतें भी कम है, सस्ता श्रम है, खेती की लागत भी कम है, उसके कारण सस्ती कपास मिल सकती थी और भारत की भूमि और जलवायु भी कपास के अनुकूल है, इसलिए वो चाहते थे कि भारत में कपास का उत्पादन ज़्यादा हो। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत होती है। 1861 से लेकर 1865 तक अमेरिका में गृह युद्ध चलता है। क्यों चलता है, हालांकि ज़्यादा विस्तार से यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी राज्य जो हैं अमेरिका के, उनमें आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। उत्तरी राज्यों का नेतृत्व अब्राहम लिंकन मान लीजिए आप, वैसे राष्ट्रपति हैं वो, तो ये चाहते हैं कि दास प्रथा समाप्त हो जाए। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये दास प्रथा को समाप्त करने के पक्षधर हैं। लेकिन जो दक्षिण वाले राज्य हैं वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मजदूर चाहिए, तो वो चाहते हैं कि जब ये दासों की स्थिति बनी रहे, दास प्रथा बनी रहे, क्योंकि उन्होंने दासों को कुछ भी खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत देना पड़ता था, न उनको सैलरी देनी, न उनको अच्छे रहने के लिए जगह देनी, यानी लगभग फ्री में उनका काम बन रहा था। तो वो सोच रहे थे कि यदि दास प्रथा बंद हो गई
तो हमें मजदूर लगाने पड़ेंगे, हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, हमारी जो आमदनी है वो कम होगी। तो उत्तर और दक्षिण के राज्यों में लड़ाई होती है। तो 1861 से 65 ये वो दौर है जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, तो ब्रिटेन के लिए कपास मिलना मुश्किल हो गया। ये इसके कारण कपास की कीमतें बढ़ी हैं, जो मैं बात आपको पहले बताना चाह रहा था। अब्राहम लिंकन की बात आई है तो मैं बता देता हूं कि ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सभी लिख देते हैं कि 1861 से 65 तक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति रहे। तो ज़्यादातर विद्यार्थी सोचते हैं कि अमेरिका में 4 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो 4 वर्ष 1861 से 65 हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। चारों ओर, चैनल का नाम है ना 360 डिग्री, तो हर जानकारी हमें होनी चाहिए। पहला कार्यकाल उनका शुरू होता है 4 मार्च से। 4 मार्च 1861 को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। हर साल नवंबर में चुनाव होते हैं, तब भी नवंबर में होते थे, अभी भी नवंबर में होते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच में जो हुई थी चुनाव। तो 4 मार्च 1861 से, और उसके बाद में ये 3 मार्च 1865 तक इनका कार्यकाल पूरा हो गया 4 वर्ष का। फिर हालांकि चुनाव तो नवंबर में ही शुरू हो गए थे और उसके बाद में रिजल्ट वगैरह आया, शपथ ग्रहण उनका अगले साल हुआ। तो ये दोबारा 4 मार्च 1865 को शपथ ग्रहण करते हैं, दोबारा जीत जाते हैं चुनाव। तो 4 मार्च 1865 को इनका दोबारा कार्यकाल शुरू होता है और उसके बाद में 1865 में ही, ये तो मार्च है, और अप्रैल के महीने में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अप्रैल की 15 तारीख को, 15 अप्रैल को लिंकन की मृत्यु हो जाती है। लगभग 42-43 दिन ये राष्ट्रपति रहे दोबारा, तो इसलिए इनकी दूसरी टर्म की चर्चा नहीं हो पाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब्राहम लिंकन 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये कब की बात है, देखिए अमेरिकी जो गृह युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। मैंने बताया ना 1861 से 65 तक चला, और 65 में भी कब समाप्त होता है, 9 अप्रैल को। और 9 अप्रैल के 5-6 दिन बाद ही 15 अप्रैल को अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है। इससे संबंधित बातें कभी विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया 1861 में। ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा कपास मिल रही है, लगभग पूरी कपास उनकी अमेरिका से आ रही है। वहाँ से कपास की आपूर्ति बंद हो गई, आयात में गिरावट आ गई, बहुत कमी हो गई वहाँ पर। तो अमेरिका से आने वाले कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गई। 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की, एक गांठ में 400 पाउंड का वजन होता था। पाउंड यदि आप जानते हो तो वैसे तो लगभग आधा होता है, लेकिन आपको बता दूं कि 1 किलोग्राम में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 किलोग्राम में पाउंड होते हैं 2.205, लगभग 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होते हैं लगभग। तो 400 पाउंड की एक गांठ होती थी। 20 लाख गांठें 1861 में जहां पर आई थी, 1862 में घटकर वो सिर्फ 55,000 गांठें ब्रिटेन में आई अमेरिका से। तो काफी गिरावट आ गई। तो भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ ये संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास की अधिक मात्रा में निर्यात करें। यानी अब ब्रिटेन को कपास की जरूरत है, तो उन्होंने भारत और कुछ अन्य जो उनके इलाके थे जहां पर उनके उपनिवेश थे, वहां पर संदेश भेजा गया कि ज्यादा से ज्यादा कपास का उत्पादन करो। बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी, ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, अधिकाधिक जो ऋण या राशि दी जा सके, अधिकाधिक मात्रा में राशि उधार दे सकें। यानी कपास की कीमतें बढ़ रही हैं, पहले से 4 गुना 5 गुना हो गई हैं, तो व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाएं, नए नए इलाकों में कपास उगाएं, और वो इसके लिए साहूकारों को भी कह रहे हैं कि आप ऋण दीजिए। वो भी ऋण दे रहे हैं किसानों को, यानी किसानों को कर्ज मिलना बिल्कुल आसान हो गया। ज़बरदस्ती कर्ज दे रहे हैं कि कर्ज लो, कपास उगाओ, और कपास की कीमतें चूंकि अच्छी थी तो किसान भी क्या है, कर्ज वगैरह चुकाने लगे, उनको कर्ज मिलना भी आसान हो गया। तो ये बातें थी। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों को वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। देखिए, जब मार्केट अच्छा चल रहा है, जैसे अभी आप आधुनिक संदर्भ में बात करें
तो अभी टेलीकॉम जो सेक्टर है वो गिरावट की ओर है एक तरीके से हम देखें, क्योंकि मोनोपोली हो गई है एक कंपनी की, जियो की, और जो अन्य कंपनियां हैं वो डूबने के कगार पर हैं। एक टाइम ऐसा था कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां थी और बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ था, उनके शेयर उछाल मार रहे थे, तो उनको बड़ी आसानी से कर्ज मिल रहा था आज, क्योंकि बैंकों को लगता था कि इस सेक्टर की कंपनियां मुनाफे में रहेंगी और हमारा जो कर्ज है वो आसानी से हमें चुका देंगी। लेकिन अब स्थिति पलट गई है। अब स्थिति पलटने के कारण वोडाफोन आइडिया का हो चाहे एयरटेल के हों, उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है और बैंकों को भी ये चिंता सता रही है कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर में कर्ज फंसा हुआ है वो कैसे वापस मिल पाएगा। तो कर्ज आसानी से कब दिया जाता है? जब बाजार में उछाल होता है, अर्थव्यवस्था द्रुत गति से चलती है, तो बैंक वगैरह या कहीं पर भी आप, जैसे आप सामान्य भी बात, पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं, तो जब अर्थव्यवस्था में उछाल होगा, कंपनियां प्रगति पर होंगी, तो उनको आसानी से कर्ज मिलता है, क्योंकि जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, बैंक हैं, उनको भी ये लगता है कि कर्ज ये आसानी से वापस चुका देंगे, तो वो कर्ज आसानी से दे देते हैं। जैसे आप सामान्य तौर पर अपने आसपास के वातावरण में भी देखेंगे कि जो व्यक्ति, जिसके पास आय का निश्चित स्रोत है या जिसके पास जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, तो उसको आसानी से लोग पैसा उधार दे देते हैं, बैंक भी उसको पैसा उधार दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसकी आय तो होती है, ये हमारा पैसा चुका देगा। जबकि किसी बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास आय के स्रोत बहुत कम है, वो किसी से उधार लेना जाएगा तो वो कहेगा नहीं मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है, डर है कि ये हमारा पैसा चुका नहीं पाएगा। तो ये सामान्य नियम है जो हर जगह पर काम करता है। तो कपास की कीमतें बढ़ रही थी, उनको आय हो रही थी बहुत सारी, तो उनको पता था कि किसान कर्ज चुका सकते हैं, तो उनको भारी मात्रा में कर्ज देने लगे। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, यानी किसानों को बहुत ज्यादा ऋण मिलने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए अग्रिम राशि दी जाने लगी। पहले ही देने लगी, इतने एकड़ में खेती कर रहे हो तो प्रति एकड़ 100 रुपए के हिसाब से पहले पैसे लो, खेती करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साहूकार भी दीर्घावधिक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई, यानी पहले जितनी खेती होती थी कपास की, उससे दुगने इलाके में खेती होने लग गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दबते चले गए। हालांकि एक फौरी तौर पर उन्हें कुछ फायदा हुआ कि उनको ऋण मिलने लगा, लेकिन ऋण उनको चुकाना तो था, यानी ऋण उनको मिलना आसान तो हो गया, लेकिन उस ऋण को उन्हें चुकाना भी था। और यदि आगे भी कपास की ऐसी ही कीमतें बनी रहती तो उनको और ऋण मिलते रहते, वो ऋण चुकाते भी रहते, उनके लिए स्थिति दिक्कत नहीं आती। लेकिन 4-5 सालों में स्थिति वापस से पलट गई, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया, वापस से कपास की कीमतें गिर गई। देखिए, कहां पर भी लड़ाई होती है, जहां से आयात निर्यात का समीकरण गड़बड़ा जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान में स्थितियां गंभीर हैं, वहां पर तालिबान का कब्जा हो रहा है, तो अचानक से आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। जो बादाम 600 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था, वो बादाम अभी पिछले 20 दिनों में ही 1100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया है? क्योंकि वहां से आयात निर्यात वाला वो सिस्टम गड़बड़ हो गया, उसके कारण बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। अब वहां यदि स्थितियां ठीक होती हैं, सामान्य होती हैं, तालिबान का शासन भी आता है और यदि वो व्यापार वगैरह, आयात निर्यात सब चीजें मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, तो वापस से उसकी कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। तो यही कपास के साथ हुआ। जब अमेरिकी गृह युद्ध 1865 में समाप्त हुआ तो वहां से भी कपास आने लगी। अब बहुत सारे लोग देने वाले हों तो कीमतें घट जाती हैं। जैसे एक सामान्य सिद्धांत मैं और समझाता चलूं, देखिए टाइम तो लग रहा है लेकिन आप बातों को समझिए कि जैसे आप सामान्य तौर पर घी की कीमतें या दूध की कीमतें देखते हैं, मई जून का जब इलाका होता है, जैसे मैं खास तौर से राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो उस समय गाय भैंसों का दूध बहुत कम मिलता है, तो उस समय दूध की कीमतें बढ़ जाती हैं, घी की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जो दूध और घी की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण उनकी कीमतें बढ़ती नहीं है या थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो ये निर्भर करता है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है। अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है मांग और आपूर्ति का। यदि बाजार में मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और यदि बाजार में मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है तो कीमतें घट जाएंगी। किसी चीज की डिमांड तो ज्यादा है और उतनी चीज उपलब्ध नहीं है तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उस चीज की डिमांड कम है और बहुत सारे लोग देने वाले हैं, बेचने वाले हैं, तो उसकी कीमतें कम हो जाएंगी। तो ये आपको सामान्य सिद्धांत अर्थव्यवस्था का ध्यान में रखना है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चित्र वगैरह हम देख ही लेते हैं कि क्या क्या बाकी रह गया। मैं पीछे भी देख लेता हूँ कुछ बाकी रह गया हो तो। कपास ढोने वाली गाड़ियां एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हैं। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ के अखबार के बारे में, इसके उत्थान और उसके बाद में जो दूसरा अखबार आया वो ज़्यादा, और इसका मतलब क्या, ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 20 अप्रैल 1861। तो 20 अप्रैल 1861 को अखबार में ये तस्वीरें छपी हैं लंदन के अंदर। देखिए कहाँ पर ये बैलगाड़ियों से ले जा रहे हैं, यहाँ पर नावों के माध्यम से किसी नदी में ले जा रहे हैं, नदी के रास्ते से परिवहन कर रहे हैं कपास का, और ये बैलगाड़ियों के माध्यम से, बाद में ट्रेनों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ के पृष्ठों में परिलक्षित होती है। यदि कपास से संबंधित इतने सारे चित्र वहाँ के एक प्रमुख अखबार के अंदर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो इसमें रुचि रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कपास की जरूरत है, तो इसलिए इससे संबंधित न्यूज़ आ रही हैं। ये चित्र दिया गया है, नौकाओं का एक बेड़ा मिर्जापुर से गंगा नदी के रास्ते कपास की गांठें ले जा रहा है, और ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ की बात हो रही है। ये भी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, सारे चित्र इसके अंदर इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से लिए गए हैं। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्जापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह का केंद्र था, यानी वहाँ पर संग्रह होता था कपास का। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय रेलवे के बम्बई टर्मिनस पर, यहाँ टर्मिनस ही होगा, कई करेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनल होगा, वैसे इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन रेलवे के क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं है। टर्मिनस का मतलब अंतिम स्टेशन है, उसके बाद में उससे एक ही तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, दूसरी तरफ उसके जाने का रास्ता नहीं है, यानी अंतिम स्टेशन है, उसको टर्मिनस बोलते हैं। तो वहाँ पर कपास की गांठें पड़ी हुई हैं, इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 23 अगस्त 1862 में ये चित्र आया है। जब रेलें चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों से भी भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम होता गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ, यानी बैलगाड़ियों का प्रयोग भी होता रहा। चित्र में पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पत्तन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, यानी रेलवे स्टेशन से लेकर बंदरगाह तक कपास की गांठें ले जाई जाएंगी, यानी ट्रेन से स्टेशन पर आ गई, यहाँ से बैलगाड़ियों के माध्यम से बंदरगाह तक छोड़ी जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमें ऋण का स्रोत सूख गया, यानी जो किसानों को कर्ज मिल रहा था वो अब मिलना बंद हो गया या बहुत कम हो गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके, जैसे मैंने आपको बताया ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में लड़ाई थी। दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन होता था, मक्का का होता था, यानी खेती यहाँ पर ज़्यादा होती थी और इन्हीं को दासों की ज़्यादा जरूरत थी, और इसीलिए लड़ाई लड़ रहे थे कि दास प्रथा बनी रहनी चाहिए, और इन्होंने उत्तर के राज्यों के साथ लड़ाई लड़ी। तो यहाँ इसलिए लिखा गया है कि दास राज्य, जो दक्षिण के राज्य हैं उसके लिए दास राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंका शहर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रख सकता है, यानी अखबार में एक संपादक ने लिखा, ऐसा पूछा कि अब भारत को कौन रोकेगा। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां के कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। वहां से दोबारा कपास का उत्पादन भी शुरू हो गया, निर्यात भी उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो ब्रिटेन को वहां से भी कपास मिलने लगी, तो भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे, यानी लंबे टाइम के लिए ऋण उन्होंने देना बंद कर दिए। उन्होंने ये देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। जैसा कि हमने ग्राफ देखा, यहाँ ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया था वो। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया कि आगे ज़्यादा अब हम ब्याज पर राशि नहीं देंगे, यानी ऋण नहीं देंगे, और जो पहले की ऋण है उनका बकाया वो वसूल करने लग गए। एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशक में किया गया था, तो 30 साल पूरे हो गए, अब वो रिवाइज कर रहे हैं। जिन इलाकों में 30 साल पूरे हो गए तो वो दोबारा से लगान की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया, यानी पहले की तुलना में 1.5 गुना या दुगना कर दी गई मांग।
भला बेचारे रैयत उस हालत में जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा, यानी दोबारा उन्हें साहूकारों के से दोबारा महंगी दरों पर कर्ज लेना पड़ा। लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब यदि हम कर्ज देंगे, कपास की कीमतें घट रही हैं तो ऐसी स्थिति में और लगान की दरें भी बढ़ गई हैं, तो ये जो किसान हैं हमारा पैसा लौटा नहीं पाएंगे। तो वो ऋण देने में आनाकानी करने लग गए, लोन नहीं दे रहे थे। अंग्रेजी का शब्द यदि आप इस्तेमाल करें तो रैयत अर्जी। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुकों के मीरगांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। अर्जी में लिखा गया, तालुका का मतलब तहसील आप मान सकते हैं। तो दक्कन दंगा आयोग को यह अर्जी दी गई। क्या लिखा गया है? साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूंकि हम अपना घर चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीज़ें मिलती जाती हैं पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने को मजबूर होना पड़ता है, जिसकी शर्तें काफ़ी कठिन होती हैं। इनके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकद दरों पर नहीं बेचा जाता है, यानी एक नकद पैसे पर कपड़ा और अनाज खरीदें और एक उधार में कपड़ा और अनाज खरीदें, तो उधार में कपड़ा और अनाज खरीदने पर उनको रेट ज़्यादा लगाई जा रही है, ऐसी उन्होंने शिकायत लिखी अर्जी में। हमसे जो कीमतें मांगी जाती हैं वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा 25 से 50% अधिक होती हैं। यहाँ अधिक शब्द आएगा, होती के बीच में यहाँ अधिक आएगा, लिख देना, अधिक होती हैं। यानी जो नकद देते हैं उनके लिए जो कीमतें हैं अनाज की और कपड़े की, वो उधार लेने वालों की कीमतों की तुलना में कम रहती हैं। उधार हम लेंगे तो हमसे कीमतें 25 से 50% ज़्यादा लेते हैं कि तुम पैसे बाद में दोगे तो इतना ज़्यादा हम रेट लगाएंगे। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते, यानी जो उधार हमने लिया है उस खाते में वो हमारी कई बार जो फसल ले जाते हैं उसकी राशि भी जमा नहीं करते और हमारा कर्ज बना रहता है और हम कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। तो ये एक अर्जी थी जो दक्कन दंगा आयोग गठन किया गया, आगे आएगा उसका विवरण। उस आयोग को इन्होंने किसी किसान ने एक अर्जी दी है। अन्याय का अनुभव। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया कि अब ये हमें, मतलब हम इतने समय से खेती कर रहे हैं, कपास भी उगा रहे थे और अब थोड़ा सा बुरा समय आया तो ये हमें कर्ज भी नहीं दे रहे हैं। इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से डूबे जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा कि हमारी कैसी बुरी स्थितियां हो गई हैं, हम सामान्य जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं खरीद पा रहे, और ये ऋणदाता जिनके पास इतने सारे पैसे हैं वो हमें पैसे नहीं दे रहे मजबूरी के समय में। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे, यानी जो गांव देहात के जो मानक हैं उसके अनुसार ये माना जाता है कि ऐसे समय में जरूर हमारी मदद करेंगे सेठ साहूकार, लेकिन उन्होंने ऐसे समय में उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। तो इसका भी उन्हें दुख था। कर्ज न मिलने के साथ साथ उन्हें यह दुख था कि ये जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि मजबूरी के समय में हमें हमेशा से जो धनी लोग हैं वो कर्ज देते आ रहे हैं और अब मजबूरी में वो हम दे नहीं रहे, तो इससे भी वो नाराज थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था, यानी ब्रिटिशर्स के आगमन से पहले भी उधार दिए जाते थे पैसे। ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे, यानी सामाजिक रीति रिवाज, और उन्हें विनियमित करते थे। उन सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर ही वो उनको कर्ज दे दिया करते थे कि ये गांव के लोग हैं, ज़रूरत के समय इन्हें दे देते हैं लेकिन ये लौटा भी देंगे, और वो विश्वास भी करते थे महाजन गांव के लोगों पर। सभी के लिए हम आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी महाजन ऐसा सोचते होंगे कि सभी गांव में ऐसे महाजन होंगे या सभी जगह जमींदार अच्छे होंगे, सभी के लिए नहीं है, लेकिन सामान्यतः परंपराएं चलती थी गांव के अंदर कि मजबूरी के समय में किसानों को कर्ज मिल जाता था। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता, कि मूलधन है जैसे 1000 रुपये उधार लिया है तो इसका ब्याज 1000 रुपये से तो ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो कभी भी 2-5 साल में जब भी चुकाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यदि उसके पास पैसा होता तो वो चुका देता, और यदि 1000 रुपये लिए हैं और इसका आप बढ़ाते बढ़ाते 5000 10,000 कर देंगे तो वो कैसे चुका पाएगा। तो एक सामान्य नियम ऐसा माना जाता था कि मूलधन जितना है उससे ज़्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई।
दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 से भी अधिक ब्याज लगा रखा था, यानी उधार लिए 100 रुपए और उसका ब्याज बना दिया था 2000 रुपए। अनेकानेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की। दक्कन दंगा जांच आयोग, तो दक्कन में दंगे हुए और जो साहूकारों को मतलब उनके घरों से निकाल कर पीटा गया, उनके घरों में उनके जो कागजात जला दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी, उसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई, एक आयोग बनाया गया दक्कन दंगा आयोग। उसके बारे में अभी विवरण आएगा। तो उनको अर्जियां दी किसानों ने कि हमारे साथ कैसे कैसे अन्याय हो रहे हैं। भाड़ा पत्र, जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था? यदि वो अपने पशु बेच देगा, अपने हाल बेच देगा, तो वो कैसे खेती करेगा? इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। यानी मान लीजिए कि किसी ने 1000 रुपये कर्ज ले लिया और वो चुका नहीं पाया, तो साहूकार क्या करेगा कि अपना बैल दे दो, अपनी जो बैलगाड़ी है वो दे दो, वो जमा करवा दो, और उसके बदले में वो उसने रख लिया। अब किसान को उसकी ज़रूरत है तो वो वापस किसान को दे देगा कि इसका किराया है 5 रुपये महीने का है या 10 रुपये साल का है। इस प्रकार से उसी को उसी की चीज़ें किराए पर दे दी जाती थी। उसे एक भाड़ा पत्र, किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे, क्योंकि बॉन्ड पर लिखा है, उसके अंगूठा निशानी है। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में किसान ने हस्ताक्षरित किया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। दक्कन दंगा आयोग के समय जितनी भी अर्जियां आई, जो भी उनकी जांच रिपोर्ट है, उसमें सारी बातें जो शामिल हैं उससे ये लिया गया है। तो ये किसान का जो हस्ताक्षरित किया हुआ एक दस्तावेज है, उसका नमूना है। क्या लिखा गया उसके अंदर? मैंने आपको दे ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियां, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची हैं। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उनका किराया भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। यानी मैं अब 4 रुपये किराए में अपनी चीज़ें वापस ले रहा हूँ और इसका मैं 4 रुपये किराया चुकाता जाऊँगा और उस किराए को जो चुकाऊंगा उसकी रसीद आप मुझे देंगे। रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे कि ये कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, या जो उनके जो खाते हैं उनमें गड़बड़ियां कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम पैसे जमा करवाते हैं वो भी वो जमा नहीं करते, या ब्याज की दरें ज़्यादा लगा रहे हैं। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे। यानी 3 वर्षों से ज़्यादा जो भी उनके बीच में बॉन्ड साइन हुआ है, जो भी जो लेटर साइन हुआ है कि ये इतना कर्ज इस रेट पर दिया गया है, वो 3 साल के लिए ही मान्य होगा। 3 साल से पुराना हो जाएगा तो वो मान्य नहीं होगा, कोर्ट में भी मान्य नहीं होगा। लेकिन इसकी भी उन्होंने एक गली निकाल ली। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, क्योंकि लंबे समय तक यदि ब्याज लगता रहेगा तो वो राशि चुका पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा किसान के लिए। किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया था और रैयत से हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र भरवाने लगा। यानी उन्होंने क्या किया कि 3 साल बाद ये मान्य नहीं होगा, तो जैसे ही 3 साल पूरे होते थे वो मान लीजिए 1000 रुपये उधार दिए, 3 साल का मान लीजिए उनका ब्याज हो गया 500 रुपये, वो चुका नहीं पाए, तो वो क्या करेंगे 1500 रुपये का नया बॉन्ड भरवा लेंगे कि तुमने मुझसे 1500 रुपये उधार लिए हैं, इस दर से लिए हैं, नई तारीख डालकर नया बॉन्ड भरवा लेते हैं। तो पहले वाला गायब हो गया, अब 3 साल के लिए वो मान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इस नियम का तोड़ निकाल लिया। जब कोई नया बॉन्ड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। जैसे 1000 रुपये मूलधन है, 500 रुपया ब्याज का हो गया 3 साल का, रुपए हो गए 1500। तो अब वो नया बॉन्ड बनवा लेंगे और उसमें उनका मूलधन लिख देंगे, 1500 रुपये उसने उधार लिए हैं मुझसे, इस ब्याज दर पर लिए हैं। तो वो मूलधन शामिल हो गया और वो उनका 3 साल वाला जो नियम है वो भी खारिज हो गया, क्योंकि नया बॉन्ड बन गया अब। तो इस प्रकार से वो गड़बड़ी करने लग गए। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी और किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रैयत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए।
पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे विधि सम्मत होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और उसकी जो शर्तें हैं वो साफ साफ शब्दों में लिखें कि पता चले कि किस दर पर लिया गया है, कितना जमा हो, यानी साफ साफ लिखें। उससे संबंधित, लेन देन से संबंधित जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, वो भी साफ साफ लिखें। उसकी दर भी सही तरीके से लिखें। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। यानी यदि वो सही तरीके से नियमानुसार नहीं लिखा गया है तो उसको कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं किया जाएगा। समय के साथ किसान ये समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते और अंगूठे के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें ये पता नहीं चलता था कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, यानी क्या लिखा गया है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था जो ऋणदाता बंद पत्रों में लिख देते थे। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने परेशान होकर लास्ट में जो साहूकारों के घरों पर हमले किए, जो बंद पत्र थे, जो ऋण पत्र थे, उनको जलाया गया। तो वो दंगा था जो काफ़ी बड़े इलाके में फैला, दक्कन के क्षेत्र में, कनदंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बंबई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, बंबई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर 1819 में एक कृषक राहत अधिनियम भी बनता है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हालांकि 12th में तो नहीं आएगा क्योंकि बुक में ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। 1879 में ये पारित हुआ फिर इस रिपोर्ट के आधार पर। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ितों जिलों में जांच पड़ताल करवाई। रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद गवाहों, यानी जो जिस समय हमले हुए उस समय जिसने उन घटनाओं को देखा वो चश्मदीद गवाह होता है, यानी घटना के समय जो घटनास्थल पर उपस्थित हो, जिसने देखी हो घटना। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें फिर यह याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं, यानी इतिहासकार को इन जो रिपोर्टें हैं इनको अध्ययन करने के लिए, जो आंकड़े हैं इनको लेने से पहले ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये सरकारी रिपोर्ट है, इनमें किसानों का पक्ष नहीं है, सरकार अपने तरीके से रिपोर्ट बनवा रही है, तो किन्हीं दूसरे स्रोतों से भी उनको जांच करनी चाहिए। और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं, यानी रिपोर्ट सरकार के हित के लिए बनाई जा रही है। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, कि क्या सरकार की जो मांग है, जितना राजस्व ले रहे हैं, उस मांग की दर के कारण विद्रोह हुआ था, या फिर ये जो विद्रोह है वो साहूकारों के विरुद्ध था। तो वो जांच कर रहे थे, मतलब एक तरीके से वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि विद्रोह हमारे खिलाफ है या सिर्फ साहूकारों और महाजनों के खिलाफ है। और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। और उन्होंने यही रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पेश की। वहाँ की अपनी एक राजनीति चलती थी, तो वहाँ भी वो दिखाने का उन्होंने प्रयास किया कि हमारे कारण वो दंगा नहीं हुआ है, ये दंगा वहाँ के साहूकारों के कारण हुआ है। इस प्रकार सरकारी रिपोर्टें इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैदिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिससे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्त या बंगाल में ईस्ट मरारी बंदोबस्त लागू किया गया। बंगाल के अलावा भी जिन इलाकों में उसकी चर्चा हमने कर ली। 1800 के दशक में संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहाँ बसने लगे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। 1818 में बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ। 1820 के दशक में कृषि की कीमतें गिरने लगी। 1840 व 1850 का दशक बंबई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। 1855-56 में संथालों की बगावत, विद्रोह, जो पिछले वीडियो में हमने देखा।
1861 में कपास की तेजी का आरंभ, 1875 में दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत की। देखिए अब यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी जैसे एक ये कपास वाले में भी क्वेश्चन बनता है कि 1860 के दशक में दक्कन एरिया में कपास की कीमतें बढ़ने का या भारत में कपास की कीमतें बढ़ने का क्या कारण था, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि 1860 के दशक में दक्कन के एरिया के किसानों को कर्ज क्यों मिलना आसान हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे। इससे यूपीएससी का क्वेश्चन कोई भी पहले गेस नहीं कर सकता कि किस प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन इस एरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि यदि आपने ये पढ़ा है तो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा कर आए आप जरूर उसको कवर कर पाएंगे। या इससे पहले जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 1860 के दशक में 1865 के बाद में दक्कन के किसानों की ऋण का स्रोत सूख गया। इस कथन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा कि पैसे कैसे उन्हें ऋण ज़्यादा मिलने लग गया और फिर वो क्यों ऋण कम हुआ, इसके पीछे के कारणों के बारे में आपको बताना होगा। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके समझ में भी आया होगा। यदि यहाँ तक कोई वीडियो देखते हुए पहुँचा है तो वो बताना कि मैंने पूरा देखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं आंकड़े देखता हूँ कि कितने % विद्यार्थी वीडियो पूरा देखते हैं तो वो आंकड़ा बहुत ही कम है। काफ़ी कम विद्यार्थी वीडियो को पूरा देख पाते हैं। यदि आधे घंटे से 1 घंटे तक का कोई वीडियो होता है तो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इतना बड़ा कैसे देखें। तो भाई ये आपकी इच्छा है, और जो छोड़ चुके हैं उनको तो ये बात भी नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो लास्ट तक वैसे भी रुकते नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा है वो बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है, आप इससे क्या सीख पाए हैं और क्या आप इस प्रकार के वीडियोज़ को देखते रहना चाहते हैं। तो ये था वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास की 12वीं की कक्षा का पहला चैप्टर का, और ये पहला चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।